हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल साइकिल है क्या। सेल साइकिल अगर हम दो शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो सीधा बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ए सेल इनटू टू डॉटर सेल। एक सेल से दो सेल बनना उसको सेल साइकिल बोलते हैं। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, उसके बाद अब ये चेंज नहीं होगा। सेल साइकिल की फेजेस कितनी हैं? सेल साइकिल को हम दो फेज में डिवाइड करते हैं। पहली इंटरफेज और दूसरी एम फेज। इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में सेल खुद को तैयार करता है ड्यूप्लीकेशन के लिए या सेल की स्प्लिटिंग के लिए। सेल प्रिपेयर्स itself for डिवीजन। कैसे करता है? बाय डुप्लीकेटिंग या बाय रेप्लिकेटिंग इट्स कंटेंट, मतलब डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी ऑर्गेनेलीज हैं, जेनेटिक मटेरियल है, उसको डुप्लीकेट करता है इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस में फर्दर तीन फेजेस आती हैं। पहली G1 फेज, दूसरी S फेज और तीसरी G2 फेज। ठीक, इसमें क्या क्या होता है वो अभी हम 2 मिनट बाद बात करेंगे। पहले जान लेते हैं एम फेज क्या है। एम फेज वो फेज है जहाँ पर एक्चुअल में स्प्लिटिंग होती है। यहाँ सेल ने खुद को तैयार किया, किस लिए? खुद को स्प्लिट करने के लिए, खुद के डिवीजन के लिए। यहाँ एम फेज में डिवीजन होता है। इसकी भी फर्दर 4 फेज होती हैं। पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, चौथी टीलोफेज। ठीक है, ये सारी जो फेसेस हैं ये सब इंक्लूडेड होती हैं कैरियोकाइनेसिस। और जो एक और इसकी होती है वो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब एम फेज को हमने दो से पार्ट्स में डिवाइड किया। पहली कैरियोकाइनेसिस, दूसरी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 फेसेस, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलोफेज। अब इन फेजेस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हमने बात करी कि पहली फेज थी इंटरफेज। इंटरफेज में फर्दर 3 तरह की फेज हैं, G1, S और G2 फेज।
ये 3 फेजेस हमने इंटरफेज में देखी। इंटरफेज में कुछ बातें जान लेते हैं। इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज होती है किसी भी सेल साइकिल की। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। एक दो बातें और हैं इंटरफेस के बारे में। क्या बात है कि ये रेस्टिंग फेज है, मतलब इसके अंदर डुप्लीकेशन हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कोई विजिबल चेंज नहीं है। विजिबल मतलब अभी भी जेनेटिक मटेरियल में ऐसा कोई चेंज नहीं है कि आप कहोगे कि अच्छा सेल तो सेल साइकिल के थ्रू जा रहा है, सेल डिवीजन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि डीएनए अब भी अपनी नेटिव फॉर्म में ही है, अब भी वो कंडेंस नहीं हुआ, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं, ये 3 फेजेस को इंक्लूड करता है, G1, S, G2। इंटरफेज में सबसे पहले जो फेज आती है वो है G1। इसके बारे में बात करते हैं। ये गैप फेज है किसके बीच? M फेज के बीच और S फेज के बीच। इसके पहले भी तो एक M फेज रही होगी ना, उस M फेज और इस S फेज के बीच ये एक गैप फेज है। G मतलब गैप हो गया, यहाँ लिख देते हैं। गैप फेज। दूसरी बात, ये फेज का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, डिपेंड करता है सेल पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन में इंटरफेस सबसे बड़ी होगी, और इंटरफेस में जो लॉन्गेस्ट फेज होती है वो G1 फेज होती है। तो न्यूरॉन की G1 फेज बहुत ज़्यादा लंबी होगी, जबकि वहीं जो हाईली एक्टिव सेल्स हैं हमारी बॉडी की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एपिथेलियल सेल्स, उसमें G1 फेज का ड्यूरेशन छोटा होता है, लेकिन तब भी पूरी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लेगा इंटरफेज, और इंटरफेज में भी अगर कोई सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी तो वो होगी G1 फेज। लिख देते हैं। टाइम वेरिएबल मतलब अलग अलग टाइम हो सकता है, हर सेल पे डिपेंड करता है कि G1 फेज में कितनी देर रुकेगा, बट स्टिल द लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, समझे वाली बात। अभी G1 फेज में होता क्या है, गैप 1 फेज में होता क्या है? गैप 1 फेज में होता है सिंथेसिस या डुप्लीकेशन। किस किस का? सभी ऑर्गेनेलीज का। सभी ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट होती हैं, एक्सेप्ट 4 ऑर्गेनेली ऐसी होती हैं जो G1 फेज में नहीं होती। उन ऑर्गेनेलीज को छोड़ के सारी की सारी ऑर्गेनेलीज G1 फेज में ही डुप्लीकेट या रेप्लिकेट होती है। वो 4 कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, और गोल्गी बॉडीज। इन 4 ऑर्गेनेलीज को छोड़ के सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब G1 फेज के अंदर डुप्लीकेट कर जाती हैं। डीएनए की नहीं बात कर रहा हूँ, जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑर्गेनेलीज की बात कर रहा हूँ। अगली फेज आती है एस फेज। एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े मैक्रोमोलिक्यूल जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है, साथ में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन इसी फेज में होता है। ठीक है, यहाँ पर इस फेज में 2 हो रहे हैं। लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल
मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी एस फेज मतलब सिंथेटिक फेज में ही हो गया। अगली फेज आती है G2 फेज। जी को हम यहाँ पर भी अगेन गैप ही मतलब है, यहाँ पर भी जी गैप ही को ही दिखा रहा है। ये गैप फेज है। एस फेज के बीच में और एम फेज के बीच में, ठीक है। अब जितने ऑर्गेनली यहाँ बचे थे, यहाँ 4 ऑर्गेनली बचे थे, 4 में से एक सेंट्रियोल था, उसका डुप्लीकेशन एस फेज में हो गया। 3 ऑर्गेनली बचे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और क्लोरोप्लास्ट। इनका डिवीजन भी G2 फेज में ही हो जाता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। G1 सबसे पहले आई इंटरफेज। इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज हो गई। रेस्टिंग फेज के तौर पर हम इसको जानते हैं। रेस्टिंग फेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई विजिबल चेंज नहीं होता। भाई डीएनए का रेप्लिकेशन भले ही ना हो, बट माइटोकॉन्ड्रिया तो वैसे भी डिवाइड होता ही है एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लोरोप्लास्ट भी तो डिवाइड होता है, गोल्गी बॉडीज़ भी तो डिवीजन में जाती हैं, राइबोसोम्स भी तो डिवाइड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। तो इसलिए इसमें कोई रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई विजिबल चेंज नहीं है। 3 फेजेस में बटा है। पहली G1 फेज। इंटरफेज अपने आप में सबसे लंबी फेज़ है और इंटरफेज की जो लॉन्गेस्ट फेज़ होती है वो होती है G1 फेज़। ये पहली एम फेज़ और दूसरी एस फेज़ के बीच का एक गैप है। जी मतलब गैप। टाइम इसका वेरिएबल है, डिपेंड करता है सेल पे कितनी ज़्यादा एक्टिव है सेल, लेकिन फिर भी ये लॉन्गेस्ट फेज़ ही होती है किसी भी सेल की। सारे ऑर्गेनलीज़ का यहाँ पे डिवीजन या डुप्लीकेशन होता है, बस इन 4 ऑर्गेनलीज़ को छोड़ के। G1 के बाद में हम आते हैं एस फेज, सिंथेटिक फेज में। यहाँ पर डीएनए का लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। बस सिंथेटिक या एस फेज से हम आते हैं G2 फेज में, गैप 2 फेज में। ये एस और एम फेज के बीच में एक गैप फेज होती है जैसे G1 है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन हो जाता है। इतनी चीज़ होती है इंटरफेज के अंदर। G2 फेज से हम आगे बढ़ें तो आते हैं अब माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस में सीधा एम फेज लिख देते हैं। एम फेज क्या है पहले इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, नहीं तो मैं नोट्स तो प्रोवाइड करूँगा ही, उसका इशू नहीं है। बस समझने पे ध्यान कंसंट्रेट करना है अभी, और किसी चीज़ पे नहीं। तो हमने कहा G2 से हम आते हैं एम फेज की तरफ। एम फेज फर्दर 2 फेजेस में बटा हुआ है। पहली है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 पार्ट में बढ़ती है। पहली प्रोफेज, प्रोफेज में होता क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब देखो हमको पता है कि एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल इस तरह बिखरा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन की मदद से अटैच्ड है लेकिन बिखरा हुआ है, कंडेंस नहीं है। तो इस तरह से तो डीएनए मटेरियल 2 सेल में अलग होगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। तो सेल क्या करता है, सेल इसको कंडेंस करता है और वो कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट होता है। और क्या होता है, याद है इस फेज में सेंट्रियोल बने थे, वो सेंट्रियोल पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं।
मतलब यहाँ ये सेंट्रियोल है, ये पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू करते हैं प्रोफेज के अंदर ही। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ एक और होती है, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना शुरू करता है या डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है। ठीक है, ये कहानी थी प्रोफेज की कि प्रोफेज के अंदर ये होता है। और डायग्राम थोड़ा छोटा बना देता हूँ क्योंकि अभी 4 फेजेस और लेकर आनी है हमको उसमें। ये है अर्ली प्रोफेज, ये है लेट प्रोफेज, ये हमने मान लिया 2 क्रोमोसोम थे इसके अंदर। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी और ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लगे। दूसरी फेज आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में होता है कि जो सेंट्रियोल है यह पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं। मतलब जो ये सेंट्रियोल थे ये अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करे और इनसे निकले स्पिंडल फाइबर। डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये एक सेंट्रियोल हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर कर गए तो उसे बनाने की ज़रूरत है नहीं हमें। ये क्रोमोसोम छोटा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बन गया है। ये दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू करते हैं और सेंट्रियोसोम हम जानते हैं क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में। सेंट्रियोसोम ये मान लीजिए हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये सेंट्रियोसोम वो पॉइंट है जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं। इस सेंट्रियोसोम के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। अब सेंट्रियोल आया यहाँ से और सेंट्रियोल ने इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल बनाए और काइनेटोकोर पे अटैच कर दिए। ठीक है, काइनेटोकोर पे अटैच किए और अब ये दोनों तरफ से होंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। और अब ये दोनों पुल करेंगे इस असेंबली को, जो माइक्रोट्यूब्यूल निकले सेंट्रियोल से और जो अटैच हुए, इस असेंबली को हम बोलते हैं स्पिंडल असेंबली। तो मेटाफेज में क्या हुआ कि सेंट्रियोल कर गए अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट। उन्होंने जनरेट की स्पिंडल असेंबली और स्पिंडल असेंबली बाइंड हुई काइनेटोकोर पे। और अब ये दोनों सेंट्रियोल अपनी अपनी स्पिंडल असेंबली को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे, जिसकी वजह से एक पुलिंग फोर्स जनरेट होगी, एक टेंशन जनरेट होगी। इस टेंशन का नतीजा ये होगा कि ये जो 2 क्रोमोसोम हैं ये एक प्लेट की तरह प्लेट पे आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल
प्लेट। क्यों आए? क्योंकि सेंट्रियोल की स्पिंडल असेंबली ने अपनी तरफ पुल किया, उस पुलिंग फोर्स की वजह से, उस खिंचाव की वजह से क्रोमोसोम एक प्लेट पे आके अरेंज हुए, या एक सेंटर पे आके अटैच हुए, एक पोजीशन पे आके लग गए क्रोमोसोम, जिसको हमने बोल दिया इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इतना काम मेटाफेज में हुआ। मेटाफेज के बाद आई एनाफेज। मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो नोट्स ऑब्वियसली है। तो हम बात कर रहे थे एनाफेज की, अब आए हम एनाफेज पे। क्या हुआ एनाफेज में? देखो, मेटाफेज तक हमने देखा कि इक्वेटोरियल प्लेन पे या इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम आकर लग गए थे। क्यों? क्योंकि स्पिंडल असेंबली के पुलिंग फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा था, बराबर। तो सेंट्रियोल तो अब भी वहाँ, सेंट्रियोल ने कहा भाई स्पिंडल से कि यार अभी नहीं रुकना, जब तक ये क्रोमोसोम, जब तक ये जो डीएनए मटेरियल है ये अलग ना हो जाए एक दूसरे से, तब तक नहीं रुकना है। वही हुआ, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अलग हुए तो इनके बीच में एक फाइबर बन गया। उस फाइबर को हमने कहा इंटरकोनल फाइबर। क्या कहा? इंटरकोनल फाइबर। अभी देखो, हमने बताया था कि जो ये स्पिंडल असेंबली है वो माइक्रोट्यूब्यूल की बनी है, उसी प्रकार ये इंटरकोनल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल का ही बना होता है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है, स्पिंडल असेंबली पुलिंग फोर्स करती है और जो ये इंटरकोनल फाइबर है पुशिंग फोर्स करता है, मतलब पुलिंग पुशिंग, पुलिंग स्पिंडल फाइबर, पुशिंग इंटरकोनल फाइबर। ठीक है, और कुछ नहीं, दोनों बने माइक्रोट्यूब्यूल से ही हैं और दोनों अब अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। दोनों फाइबर का यही गोल है कि जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट करें और अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करें। यहीं पर आती है चौथी फेज़ और आखिरी फेज़। क्या था? जो स्प्लिटेड क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल की तरफ आ गए, इसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगी, साथ में जो ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हुई थी एम फेज़ के शुरू होने से पहले वो वापस आने लगी, साथ में इसका डीकंडेंसेशन, जेनेटिक मटेरियल का, क्रोमोसोम है ना, डीकंडेंसेशन होने लगा। ठीक है, तो क्या क्या हुए? डीकंडेंसेशन हुआ जेनेटिक मटेरियल का, किसमें? टीलोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई वापस, रीअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया, कुछ ऑर्गेनेलीज भी रीअपियर हो गई। ये चीज़ टीलोफेज को मार्क करती है। ठीक है, एक बार सब कुछ एम फेज हम नट शेल में समझ लेते हैं, क्या बताया, कैसे बताया। ये हमें एक बार नेट शेल में समझने की कोशिश। सबसे पहले सेल ने क्या किया? अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करने लगी, डिसइंटीग्रेट करने लगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हो गया और सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लगे। ये काम हुआ प्रोफेज के अंदर। मेटाफेज की शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ इसके अंदर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो गई थी, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ आ चुके थे। ये थे दो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे सेंट्रियोल पे था काइनेटोकोर। हम जानते हैं कि सेंट्रियोसोल क्या होता है और काइनेटोकोर क्या, हम पहले पढ़ लिए। तो काइनेटोकोर से आके अटैच हुई स्पिंडल असेंबली। स्पिंडल असेंबली छोटी होने लगी और क्रोमोसोम को एक प्लेन पे ला दिया, एक कॉमन प्लेन पे ला दिया हर एक क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इंसानों में 46 हैं, मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल के लिए शो किए हैं। तो सबके सब क्रोमोसोम्स को एक कॉमन प्लेन पे ला के खड़ा कर दिया,
जिस प्लेन को हमने नाम दिया इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल प्लेट। इतना काम हुआ मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज से अब हम आगे चले तो आई एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या हुआ, इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम आ चुके थे। सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर के असेंबली से बोला कि भाई अभी नहीं रुकना, जब तक ये क्रोमोसोम अलग ना हो जाए, स्प्लिट ना हो जाए, तब तक नहीं रुकना है। और वही हुआ, ये स्प्लिट कर गए। क्यों स्प्लिट कर गए? क्योंकि स्पिंडल असेंबली का पुलिंग फोर्स इतना ज़्यादा था कि ये स्प्लिट करना पड़ा। जब ये स्प्लिट करे तो बीच में एक फाइबर आया जिसको हमने नाम दिया इंटरकोनल फाइबर। स्पिंडल असेंबली की तरह ये इंटरकोनल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल का ही बना था। इस फाइबर का क्या काम है? देखो, स्पिंडल असेंबली पुल करेगी, इंटरकोनल फाइबर पुश करेगा। तो स्पिंडल असेंबली पुल और इंटरकोनल फाइबर पुश। ठीक है, ये था एनाफेज के अंदर। मतलब जो क्रोमोसोम थे वो स्प्लिट किसके अंदर करे? एनाफेज के अंदर। इसके बाद आई टीलोफेज। अब ये जो स्प्लिटेड क्रोमोसोम है ये अपने अपने पोल की तरफ पहुंचे। इस तरह नहीं बनाते हम, पूरा डिकंडेंस ही दिखाएंगे इसको। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई, जेनेटिक मटेरियल डिकंडेंस हो गया। ठीक है, ये चीज़ ने मार्क किया टीलोफेज। मतलब अब टीलोफेज ख़त्म। ये था पूरा माइटोसिस। माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को बस हमने शॉर्ट में के से डिनोट कर दिया, यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं। तो माइटोसिस में एक कैरियोकाइनेसिस था। 4 फेज आई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेंट्रियोल गायब हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर हुए, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट किए। मेटाफेज में सेंट्रियोल ने स्पिंडल असेंबली बनाई और काइनेटोकोर से जाके जुड़ गए और पुलिंग फोर्स जनरेट की, जिसकी वजह से क्रोमोसोम प्लेट। एनाफेज में इस इक्वेटोरियल प्लेट से या इस स्पिंडल असेंबली की पुलिंग फोर्स और बढ़ी और क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए। और स्प्लिट होने के बाद इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में एक माइक्रोट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर जनरेट हुआ जिसको हमने बोला इंटरकोनल फाइबर। स्प्लिटेड क्रोमोसोम अगली फेज में, टीलोफेज में, अपने अपने पोल की तरफ पहुँचे, डीकंडेंस हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आया, न्यूक्लियोलस वापस आया, जो ऑर्गेनेलीज गायब हुए थे वो वापस आया और कैरियोकाइनेसिस यहाँ ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, दोनों में अलग तरह से होता है। पहले प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल में किस तरह होता है पहले ये देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। हमने माना कि एक ये सेल प्लेट है एक प्लांट सेल की और ये डेस्मोट्यूब्यूल्स हैं। मार्किंग कर देते हैं। तो क्या होगा, हम मानते हैं कि ये अभी नई डिवाइडेड सेल है, ये पहली सेल है और ये दूसरी सेल है। अब यहाँ साइटोकाइनेसिस हो रहा है, हम मानते हैं कि यहाँ सेल प्लेट नहीं है। डेस्मोट्यूब्यूल तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जगह बचेगी वही एक एम्प्टी स्पेस ही तो है, एक पोर ही तो है सेल वॉल के अंदर, जिसको हम डेस्मोट्यूब्यूल बोल देते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले
यहाँ फ्रैगमोप्लास्ट आके बनने लगेंगे, आके फ्यूज होने लगेंगे फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट क्या है? फ्रैगमोप्लास्ट है माइक्रोट्यूब्यूल का एक कॉम्प्लेक्स। माइक्रोट्यूब्यूल का एक कॉम्प्लेक्स फ्रैगमोप्लास्ट कहलाता है। और ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है यहाँ के फ्यूज़ करेगा और मिडल लेयर बना लेगा। प्लांट में सबसे पहले मिडल लेयर पड़ती है ना, मिडल लेयर के ऊपर जो ईआर है या जो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं बट ईआर यहाँ पर आकर, ईआर के फ्रेगमेंट्स टू बी एग्जैक्ट, ईआर के फ्रेगमेंट्स हैं, गोल्गी के फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, ये यहाँ आके अपना मटेरियल और खुद को फ्यूज़ करने लगेंगे और फ्यूज़ करके फर्दर पूरी सेल वॉल का निर्माण कर देंगे। ठीक है, इस तरह प्लांट सेल में सेल वॉल बनती है। और ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। क्या बोलते हैं? सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड की एक खास बात है कि ये सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होता है। देखो, अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स की बात करें तो ये अगर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ उसने एक पत्थर ले रखा है जो तार से बंधा है, तो इस पत्थर को जब वो गोल गोल घुमाएगा तो दो फोर्स लगेंगी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। जो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना। अब क्योंकि ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब पहले मटेरियल सेंटर में डिपॉजिट होगा फिर पेरीफ्री की तरफ जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मैनर में मतलब पहले मटेरियल यहाँ अंदर की तरफ सेंटर की तरफ डिपॉजिट हुआ फिर पेरीफ्री की तरफ गया, तो सेंट्रीफ्यूगल मैनर, अंदर से सेंटर टू पेरीफ्री जा रहा है। ये था प्लांट सेल जिसमें सेल प्लेट मेथड की मदद से साइटोकाइनेसिस होता है। अब बात करते हैं एनिमल सेल की। एनिमल सेल काफ़ी सिंपल में हो जाता है। मतलब हम मानते हैं कि एक सेल है, ये यहाँ न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है और ये स्ट्रक्चर अंदर की तरफ आता रहता है। क्यों आता है? यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं जो इस बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो फिलामेंट हैं ये इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या पुल करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पुल करते हैं एक्टिन और मायोसिन। पढ़ा है ना हमने, कॉन्ट्रैक्टरी प्रोटीन्स हैं, तो ये सेल के अंदर भी होते हैं, जिसकी वजह से एक क्लीवेज फरो जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये क्लीवेज फरो जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए हम एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के मेथड को क्लीवेज फरो मेथड कहते हैं। हम कहते हैं कि एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होगा वो क्लीवेज फरो मेथड की मदद से होगा, क्योंकि पेरीफ्री से सेंटर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। किसकी वजह से? एक्टिन और मायोसिन की वजह से। तो क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ लग रही है, तो क्या हम इसको सेंट्रीपिटल मैनर लिख सकते हैं? तो हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल मैनर में ये होता है एनिमल सेल में। ठीक है, ये था साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल के बारे में, और कुछ नहीं है। नोट्स में प्रोवाइड करूँगा, दैट्स इट। ये था अपना पूरा माइटोसिस। ये मैंने कॉम्पिटिटिव के मेथड में पढ़ाया है। कॉम्पिटिटिव में जो
मैंने पढ़ा है कंपटीशन में इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।